चैप्टर 20 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है। और ये ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट से संबंधित है। जो मामले केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित मामले होते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित मामले के बारे में किस तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष पूरा विचारण होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये धारा 261 से 273, 273, 261 से 273 तक केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट का जो विचारण है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। नाउ वी डिस्कस सेक्शन 261। कहता है कंप्लायंस विद सेक्शन 230। कहने का मतलब कि 230 की आपने कंप्लायंस कर दी है तो फिर आगे बढ़िए, फिर मजिस्ट्रेट के सामने मामले का विचारण शुरू होगा। कह रहे हैं व्हेन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज बिफोर इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट एट द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल द मजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ही हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 230, जो पहले CRPC 207 हुआ करता था। उन्होंने कहा कि देखिए 230 में क्या है, 230 में ये बताया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध जो भी दस्तावेज पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट तैयार की है, जो दिए, उन सारे दस्तावेजों की जो सप्लाई है वो उनको दे दी जाएगी, पूर्ति कर दी जाएगी, जिससे कि वो अपने केस को पूरी तरीके से समझ सके और विचारण के लिए अपना डिफेंस तैयार कर सके। तो उन्होंने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट माननीय न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि 230 की कंप्लायंस कर दी गई है, तो फिर इस मामले का विचारण शुरू करेगा। और इन्होंने इसमें दिया है द सेक्शन 261 ऑफ BNS कोरिलेट करता है, पहले सेक्शन 238 ऑफ CRPC हुआ करता था, और इसका जो मार्जिनल हेड है, नोट्स है, उसमें कुछ बदलाव किए गए। मार्जिनल हेडिंग ऑफ द सेक्शन हैज़ बीन रिवाइज कीपिंग इन द व्यू revised Seritim section of BNS. The earlier margin head compliance with the section of 207 has been changed compliance with section 230। तो अब compliance with the section 230 हो गया। 262 when the accused shall be discharged, कब किसी अभियुक्त के लिए हम उन्मोचित करेंगे। तो पहला जो सब क्लॉज है वो न्यू ऐड किया गया है, पहले नहीं हुआ करता था। उन्होंने कहा द एक्यूज में प्रिफेयर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 230। अगर 230 के अंतर्गत आपके लिए डॉक्यूमेंट की सप्लाई हो चुकी है, कॉपी मिल चुकी है, तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे सकते हैं जिस दिन से आप लाए गए हैं कोर्ट के समक्ष विचारण हेतु, उसके 60 दिनों के अंदर। सब क्लास 2 कहता इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंड विद इट अंडर सेक्शन 193। 193 क्या है? 193 वही है पुलिस रिपोर्ट जो चार्जशीट दाखिल की जाती है, जो पहले 173 सब क्लास 2 हुआ करती थी, जिसमें पुलिस रिपोर्ट दाखिल की जाती थी 193, अब वो हो गई सेक्शन 193। एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशन इफ़ एनी ऑफ द एक्यूज आइदर फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी चीज़ नई ऐड की गई है। एज द मजिस्ट्रेट थिंक नेसेसरी एंड आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हियर्ड द मजिस्ट्रेट कंसिडर द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज टू बी ग्राउंडलेस ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज एंड रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर सो डूइंग। देखिए, अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद में और एक्यूज के अधिवक्ता को सुनने के बाद अगर माननीय मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो ग्राउंडलेस स्थिति है, कि कोई भी आरोप नहीं बनता है, बेसलेस बात की गई है, तो वो उस अभियुक्त के लिए डिस्चार्ज कर देगा और डिस्चार्ज करने के रीजन भी रिकॉर्ड करेगा। ये हमारा सब क्लॉज 2 इसके बारे में बताता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम और जानेंगे। सेक्शन 262 BNS जो कोरिलेट करता है पहले सेक्शन 243 CRPC हुआ करता था। सब सेक्शन 1 हैज़ बीन एडिड टू सेक्शन 262। टाइम पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द एक्यूज फ्रॉम हिम प्रिफेयर एन एप्लीकेशन ऑफ डिस्चार्ज। तो ये चीज़ क्या है, इसमें ऐड की गई है।
दूसरा, अंडर सबसेक्शन 2 द मजिस्ट्रेट में एग्जामिन द एक्यूज आइदर द थ्रू द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये बात भी इसमें नई ऐड की गई है कि एक्यूज के लिए ऑडियो और वीडियो के थ्रू भी एग्जामिन किया जा सकता है, सुना जा सकता है। नाउ द सेक्शन 263 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोपों का विचरण, आरोप का विचलित किस तरीके से किए जाएंगे ऐसी दशा में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो 263 है वो आरोप विचलित करना बताता है। तो कहना, इफ अपॉन सच कंसिडरेशन एग्जामिनेशन इफ एनी एंड हियरिंग द मजिस्ट्रेट is the opinion that there is ground for the presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which is in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing of charge। उन्होंने कहा, अगर सुनने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि पर्याप्त आधार हैं अभियुक्त के विरुद्ध इस अपराध से संबंधित जो चार्जशीट भेजी गई है उसमें, तो वो ऐसा आरोप उस पर जो फर्स्ट हियरिंग ऑफ चार्ज है 60 दिन के अंदर अंदर विरचित करेगा। तो इसको हमने संक्षेप में जाना डिटेल से। तो इसका सब सेक्शन जो 2 है वो कहता है, द चार्ज सेल हैज बीन रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज and he shall ask whether plead guilty of offence charge on claim to be tried। उन्होंने कहा, देखिए ये अभियुक्त है, उसके लिए जो आरोप विरचित किए गए हैं उनको पढ़कर सुनाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आप इनको स्वीकार करते हैं या फिर आप विचारना चाहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। द सेक्शन 263 ऑफ BNS जो कोरिलेट करता है 240 CRPC अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 263, time period of 60 days is provided to the magistrate to frame a charge against the accused from the date of first hearing on charge। जो पहले नहीं हुआ करता था, अब उन्होंने कह दिया कि आपको चार्ज फ्रेम करना ही पड़ेगा विद इन 60 days ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन द चार्जेस। नाउ और नेक्स्ट सेक्शन 264 कन्विक्शन ऑन प्लीट ऑफ गिल्टी। चार्ज फ्रेम होने के बाद में यदि एक्यूज इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी the magistrate shall record the plea and may in his discretion convict him thereon। अगर अभियुक्त आरोपों को स्वीकार कर लेता है तो अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको दंडित कर सकता है और अपना ऐसा रीजन लिख सकता है। नाउ सेक्शन 265 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड or does not plead or claim to be tried, the magistrate does not convict the accused under section 264। कहते हैं, यदि अभियुक्त अपने आरोपों से इनकार करता है और विचारणा चाहता है तो ऐसे मामलों में जो मजिस्ट्रेट है वो अंडर सेक्शन 264 के अंदर अगर कन्विक्ट नहीं करता तो मजिस्ट्रेट शैल फिक्स ए डेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो ऐसी दशा में माननीय न्यायालय अभियोजन की तरफ से साक्ष्य देने हेतु एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की गवाही हेतु दिनांक नियत करेगा। कह रहे हैं, प्रोवाइड दैट द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस टू द एक्यूज द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। और फिर से कह दिया कि भाई जो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है, जो इन्वेस्टिगेशन करा गया पुलिस के द्वारा वो पूर्व में अभियुक्त को दिया जा चुका है। सब क्लॉज 2 इसका कहता है, द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू समन और टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड द प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। कहते हैं कि अभियोजन की तरफ से किसी भी गवाह के विरुद्ध एप्लीकेशन देकर गवाह को बुलाया जा सकता है और कोई भी वस्तु प्रस्तुत करने के लिए आदेशिकाएँ जारी की जा सकती हैं। सब क्लॉज 3 इसका कहता है, ऑन डेट सो फिक्स द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन के अभियोजन के सपोर्ट में जो भी साक्ष्य लाए जाएंगे उन सब के लिए माननीय न्यायालय प्रोसीड करेगा, टेक लेगा उनको।
Provided that the magistrate may permit the cross examination of any witness be deferred until any other witness or witnesses have been examined, recall any witness for further और क्रॉस एग्जामिनेशन। माननीय न्यायालय किसी भी गवाह से प्रतिपरीक्षा हेतु अनुमति दे सकता है और उनके लिए पुनः परीक्षण हेतु भी बुलाया जा सकता है, जैसा वो उचित समझे। नाउ नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन मे बी डन बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द डिजिग्नेट प्लेस टू बी नोटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने ये जो बात है वो नई जोड़ी है, पहले नहीं हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि अगर जो गवाहियाँ हैं वो ऑडियो वीडियो द्वारा भी डिजिग्नेटेड प्लेस से नोटिफाई जो स्टेट गवर्नमेंट करेगा उसके द्वारा भी लिया जा सकता है। सो 265 जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जो सेक्शन 265 ऑफ BNS है कोरिलेट करता है धारा 242 ऑफ CRPC। प्रोविजो जो है वो नया ऐड किया गया है सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 265। इट प्रोवाइड द ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग from a designated place which is to be notified the state for the purpose of examination of witness by the prosecution। तो ये क्या था, ये नया था। 266 एविडेंस फॉर डिफेंस। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर क्या होगा, एविडेंस फॉर डिफेंस की तरफ से भी सफाई साक्ष्य हेतु 266 में अनुमति होगी। सब क्लॉज 1 करते द एक्यूज सेल then he call upon the enter upon his defense and produce his evidence, and if the accused put in any written statement the magistrate shall file it with the record। अगर अभियुक्त की तरफ से कोई लिखित कथन अपना दिया जाता है तो उसके लिए माननीय न्यायालय रिकॉर्ड पर रखेगा। सब क्लॉज 2 कहता इफ द accused after he has enter upon his defense apply to the magistrate to issue any process compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross examination, the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless the consider such as application should be refused on the ground it's made to purpose for vexation or delay or defending the end of justice, and such ground shall be recorded by him in writing। उन्होंने कहा अगर अभियुक्त की तरफ से कोई भी आदेश, कोई भी प्रार्थना पत्र गवाह प्रस्तुत करने हेतु दिया जाता है तो माननीय न्यायालय उनमें प्रोसेस जारी करेगा, और यदि प्रोसेस जारी करने से मना करता है तो मना करने के अपने कारण लिखेगा और बताएगा कि ये जो प्रार्थना पत्र है वो वेक्सेशन है, डिले है और डिफीटिंग द एंड ऑफ जस्टिस है, न्याय की हानि हेतु या डिले करने की टैक्टिक्स के अनुसार दिया गया है, ऐसे कारण लिखते हुए उसको निस्तारित करेगा। नाउ अगेन एक प्रोविजो दे रखा है, प्रोवाइड दैट व्हेन द अक्यूज्ड हैज़ क्रॉस एग्जामिन्ड और हैड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन एनी विटनेस बिफोर एंटरिंग on his defense, the attendance of such witness shall not compel under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for end of justice। वो कहते हैं कि अगर एक्यूज ने किसी व्यक्ति से प्रतिपरीक्षा कर ली है और अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एनी विटनेस बिफोर एंटरिंग हिज डिफेंस, उसके डिफेंस होने से पहले दी जा चुकी है, द अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस शैल नॉट बी कंपेल अंडर दिस सेक्शन, तो फिर किसी भी गवाह के लिए पुनः नहीं बुला सकेगा अनलेस द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर एंड ऑफ जस्टिस, जब तक माननीय न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि न्याय हित हेतु ऐसा करना अनिवार्य है। नया प्रोविजो और जोड़ा गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन may be done by audio video electronic means the designated place to be notify the state government। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्थान निर्धारित है वहाँ से ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी इस तरह की विटनेस की एग्जामिनेशन रिकॉर्ड की जाएगी। सब क्लॉज 3 द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 रिक्वायर द रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द विटनेस एंड अटेंडिंग फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल टू बी डिपोज्ड इन द कोर्ट। कहने का मतलब ये है कि सफाई साक्ष्य को अगर आवेदन किया गया है अभियुक्त के द्वारा तो गवाह बुलाने के लिए अगर कोई खर्चा माननीय न्यायालय निर्धारित करता है या कोई फीस लगती है तो वो आपको माननीय कोर्ट में पहले डिपॉजिट करनी पड़ेगी, तभी आदेशिकाएँ
जारी होंगी, अदरवाइज नो। इसको डिटेल में जानने के लिए सेक्शन 266 ऑफ BNS ये कोरिलेट करता है 243 ऑफ CRPC प्रोविजन हैज बीन एडेड सबसेक्शन 2 सेक्शन 266। इट आल्सो प्रोवाइड द ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम द डिजिग्नेटेड प्लेस विच वी नोटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे मामलों में कि हम ऑडियो वीडियो से भी जारी करने की बातें देंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ा 261 से लेके 266 तक, वो ये पढ़ा कि पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित मामलों में कार्रवाई किस तरीके से होगी, कैसे करेंगे। नाउ केस इंस्टीट्यूशन अदरवाइज देन ए पुलिस रिपोर्ट, कि पुलिस रिपोर्ट से इतर अगर संशोधित मामले हैं तो उनको हम लोग किस तरीके से डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संशोधित मामले। तो 267 बताता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन किस तरीके से होगा। सब क्लॉज फर्स्ट कहता है इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ए पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज अपीयर और बिफोर द मजिस्ट्रेट shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। तो उन्होंने कहा कि अभियोजन को सुना जाएगा और वो जो भी तथ्य जो भी साक्ष्य सामने लाता है उनके सपोर्ट में उनको भी देखा जाएगा। The magistrate may on the application of the prosecution issue summon to any of its witnesses directing him to attend or produce any document or other thing। कहते हैं कि अभियोजन की प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय सम्मन इशू कर सकता है और किसी भी गवाह के लिए माननीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेशिकाएं जारी कर सकता है या किसी भी डॉक्यूमेंट को या वस्तु को मंगाने के लिए भी आदेशिकाएं जारी कर सकता है। फिर कहते हैं इफ़ अपॉन टेकिंग ऑल एविडेंस रेफर इन सेक्शन 267 the magistrate consider for reason to be recorded that no case against the accused has been made out which if unrefuted would warrant his conviction the magistrate shall discharge him। उन्होंने कहा जो पहले 244 हुआ करता था, उन्होंने कहा कि सारे वो साक्ष्य लेने के बाद में अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके खिलाफ कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जो उसके लिए गिल्टी प्लीड करता हो, तो ऐसा कारण लिखते हुए वो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकता है। दूसरा सब क्लोज 2 क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट ए मजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्ज द एक्यूज एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस इफ फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाई सच मजिस्ट्रेट ही कंसीडर द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस। उन्होंने कहा देखिए कोई भी बात ऐसा रोकने वाली नहीं समझी आई, प्रिवेंट करने वाली नहीं समझी आई माननीय न्यायालय के लिए कि वो इससे पूर्व डिस्चार्ज नहीं कर सकता है, कि उसको कर सकता है, लेकिन ऐसे डिस्चार्ज करने के वो क्या करेगा, अपने रीजन लिखेगा और लिखेगा ही कंसीडर द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस। वो लिखेगा कि आरोप जो थे वो आधारहीन थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया ना। ये हमने देखा 268। नाउ 269 269 प्रोसीजर वेयर एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज। अगर एक्यूज डिस्चार्ज नहीं किया जाता है 268 में तब क्या प्रोसीजर होगा। उन्होंने सब क्लॉज 1 कहता है इफ़ वी हैव सच एविडेंस हैज़ बीन टेकन और एट एनी प्रीवियस स्टेज of the case, the magistrate is opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence tribal under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused। तब वो क्या करेंगे कि ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप रचित करेंगे। The charge shall then he read and explain to the accused and he shall be asked whether he plead guilty or has any defense to make। कहते हैं कि बुलाएंगे और बुलाने के बाद में पूछेंगे कि आप इसमें आरोप को स्वीकार करते हैं या फिर आप
क्या करते हैं, डिफेंस क्रिएट करेंगे अर्थात विचारण चाहेंगे। तो इफ़ एक्यूज प्लीड गिल्टी, सब क्लॉज 3 कहता है द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे हिज डिरेक्शन कन्विक्ट हिम। अगर अभियुक्त द्वारा आरोप को स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे कारण लिखते हुए उसे दंडादेश करेगा। सब क्लॉज 4 कहता है इसका, इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड, और वो ऐसा करने से इनकार कर देता है या गिल्टी प्लीड नहीं करता है, विचारण के लिए क्लेम करता है, इफ द एक्यूज इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 3 ही शैल बी रिकॉर्ड to state at the commencement of next hearing of the case, if the magistrate for the reason to be recorded in writing so think fit forthwith whether he wish to cross examination any, and if so wish the witness for the prosecution whose evidence has been taken। तो क्या कहेगा, प्रतिपरीक्षा हेतु आमंत्रित करेगा, कहेगा कि भाई जिनका पहले साक्ष्य लिया गया है वो अपनी प्रतिपरीक्षा के लिए आए। Now, subclause 5, if he says he does so wish, the witness named by him shall be recalled, and after cross-examination and re-examination, if any, they shall be discharged. Now, subclause 6, the evidence of any remaining witness for the prosecution shall next be taken, and after cross-examination and re-examination, they shall also be discharged। उन्होंने कहा देखिए उनको प्रतिपरीक्षा करने के बाद में उनको क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मोचित किया जाएगा अगर वो ऐसा करते हैं। आगे सब क्लॉज 7 जो है वो नया जोड़ा गया, लिखा है वेयर डेस्पाइट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर टेकिंग ऑल रीजनेबल मेजर्स अंडर दिस संहिता, इफ द अटेंडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस अंडर सबसेक्शन 5 and 6 cannot be secured for cross-examination, it shall deem to that such witness has not been examined for not being available, and the magistrate may close the prosecution evidence for reason to be recorded in writing, and the proceed with the case on the basis of material on record। वो कहेंगे अगर माननीय न्यायालय ऐसा प्रतीत होता है उसको कि उपधारा 5 और धारा 6 में जो उनकी जो अटेंडेंस है विटनेस की उसी को नहीं की जा सकती है, अवेलेबल नहीं है या प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, तो उनका साक्ष्य का जो अवसर है वो समाप्त करते हुए उनका मौका समाप्त करेंगे और ऐसे मौका समाप्त करने के रीजन भी रिकॉर्ड करेंगे। नाउ जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करा है 269 और BNS, उसको पहले लॉ में क्या था उसको कैसे को रिलेट करते थे ये चीज़ हम जानेंगे। सेक्शन 269 ऑफ BNS कोरस्पेंडिंग टू सेक्शन 246 ऑफ CRPC सबसेक्शन 7 हैज़ बीन एडेड टू बी सेक्शन 269। इट प्रोवाइड दैट in case where the attendance of the prosecution witness cannot be secured despite giving adequate opportunity and take all the reasonable measures, it shall be deemed to that such a witness has not been examined for not being available, and magistrate may close the prosecution evidence and proceed with the case based on the material on record। तो जो मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड है उसी के आधार पर उस केस के लिए आगे प्रोड्यूस करेंगे। Now 270 evidence for defense, the accused shall then be called upon to enter his defense and produce his evidence, and the provision of section 266 266 shall apply to the case। उस मामले में 266 की जो कार्रवाई है वो अप्लाई होगी जो पहले 243 हुआ करता। आगे कहते हैं 271 एक्विटल और कन्विक्शन, उन्मोचन हो सकता है, दोष मुक्ति हो सकती है और दोष सिद्धि हो सकती है। 271 कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, इफ एनी केस अंडर दिस चैप्टर in which a charge has been framed and the magistrate find the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। कहते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत अगर मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम कर रहा है और एक्यूज के लिए कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं मिलता तो नॉट गिल्टी फाइंड करते हुए रीजन रिकॉर्ड करेगा। कह रहे हैं इफ़ एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच चार्ज हैज़ बीन फ्रेम द
the magistrate find the accused not guilty. अगर माननीय न्यायालय ऐसा समझता है कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, कोई दोषी नहीं है, तो ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, तो ऐसे में दोष मुक्ति का आदेश दे सकेगा. So clause 2, where in any case under this chapter the magistrate find the accused guilty but does not proceed in accordance with the provision of section 364 or section 401, he shall after hearing the accused on the question of sentence pass a sentence upon his according to the law. वो कहते हैं कि अगर वो गिल्टी प्लीड करता है और उसको उसमें नहीं सुना गया, डज नॉट प्रोसीड अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 364 और 401, तो ही शैल आफ्टर हियरिंग द एक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पास सेंटेंस अपॉन हिज अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो लॉ के नियम अनुसार उसको दंडित करेंगे. वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 234 of BNSS and the accused does not admit that he has been the previously convicted alleged in the charge, the magistrate may after he has convicted the said accused take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall be record finding there. आगे एक प्रोविजो है, वो कहता है provided that no such charge shall be read and out by the magistrate nor shall be accused be asked to the plead thereto, nor shall the previous conviction be referred by the prosecution or any evidence this by it unless the until the accused has been convicted under subsection 2. उन्हें जब तक सबसेक्शन 2 के अंदर उसको कन्विक्टेड नहीं किया है तब तक इस तरीके का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा. नाउ 272 दोस्तों, अब्सेंस ऑन कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट की अब्सेंस में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी. व्हेन द प्रोसीडिंग हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट एंड ऑन एनी डे फिक्स फॉर द हियरिंग ऑफ केस द कंप्लेनेंट absent and the offence may be lawfully compounded or is not cognizable, the magistrate may, after giving it 30 days time to the complainant to be the present in his discretion, notwithstanding anything herein before contained at any time before the charge has been framed, discharge the accused. वो कहते हैं अगर कोई मामला कंप्लेंट पर आधारित है तो 30 दिनों की समय सीमा देते हुए वो क्या करेंगे कि उसके लिए डिस्चार्ज कर देंगे किसी भी व्यक्ति के लिए जो इस तरीके के अपराधों में क्या है जिसके खिलाफ ऐसा लाया गया है, 30 दिन की अपॉर्चुनिटी देते हुए. Discharge the accused. Section 272 of BNS corresponding section 249 of CRPC in case where the complainant remain absent even after giving 30 days notice for him to appear, the magistrate is empowered to discharge the appeal. अगर 30 दिन का पूर्ण अवसर दिया जा चुका है और मामला जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित नहीं है तो और कंपाउंडेड है, लॉफुली कंपाउंडेड है, तो ऐसे मामले में अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकेगा. 273 कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज. उचित कारण के बिना अभियुक्त के लिए प्रतिकर कंपनसेशन होगा. कैसे? 273 कहता है सब क्लॉज 1, इफ in any case instituted upon a complaint or upon the information given to a police officer or to a magistrate, one or more person is or are accused before the magistrate of any offence triable by magistrate, and the magistrate by whom the case here discharged acquit or any of the accused, and opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them or any of them, the magistrate may, by his order of discharge or acquittal, if the person upon whose complaint or information was made
is present, call upon him forthwith to show cause why he should not pay the compensation to such accused, to each any of such accused there are। तो वो कहेगा कि क्यों ना हम आपके विरुद्ध ऐसे मामलों में सुकॉज नोटिस जारी करेंगे और कंपनसेशन क्यों नहीं पे करा जाए, इस तरीके से आमंत्रित करें। सब क्लॉज मोर देन वन सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट डायरेक्ट इशू समवन टू हिम अपीयर एंड सो कॉज एफोरसेड। अगर ऐसा व्यक्ति अपीयर नहीं होता है तो सो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है इन केस कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज। नाउ वी डिस्कस सब क्लॉज 2। The magistrate shall record and consider any cause which such complaint or information may show, and if he is satisfied that there was no reasonable ground for making the acquisition, may for reason to be recorded make an order that the compensation to such amount not exceeding the amount of fine he is empowered to impose as he may determine be paid by such complainant or informant to the accused or each or any of them। उन्होंने कहा कि भाई वो उसके लिए फाइन कर सकेगा जिसके लिए वो एम्पावर है, देने के लिए सक्षम है, ऐसा उतना अमाउंट दे सकेगा कंपनसेशन के रूप में। सब क्लॉज 3 कहता है द मजिस्ट्रेट में बाय द ऑर्डर डायरेक्टिंग द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 2 further the order that in default of payment the person ordered to pay such compensation shall undergo simple imprisonment for not exceeding 30 days। अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता है किसी मामले में तो 30 दिनों की सज़ा का भी साधारण कारावास सिंपल इम्प्रिजनमेंट की भी पावर है इन डिफ़ॉल्ट ऑर्डर कंपनी पेमेंट ऑर्डर पे कंपनसेशन डिफ़ॉल्ट करने पर 30 दिनों की। नाउ सब क्लॉज 4 व्हेन एनी पर्सन इज imprisoned under subsection 3 the provision of subsection 6 of section 8 of भारतीय न्याय संहिता 2023 shall so far as may be apply। इसमें सेक्शन 8 की जो प्रोविज़न है वो भी अप्लाई होंगे, किस तरीके से कंपनसेशन को लिया जाएगा और कितना क्या है, सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। सब क्लॉज 5 नो पर्सन हु हैज़ बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन shall be region of such order exempted from any civil or criminal liability in respect to the complaint made or information given by। तो उन्होंने कह दिया कि नो पर्सन हैज़ बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। किससे एग्जेम्प्टेड नहीं होगा? इस बात से एग्जेम्प्टेड नहीं होगा कि भाई उसने कंपनसेशन पे कर दिया तो उस पर सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी ना डाली जाए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति एग्जेम्प्टेड नहीं किया जा सकता। दैट इज द गोल्डन रूल्स। नाउ provided that any amount paid to the accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit or related to the same matter। उन्होंने कहा अगर अवार्ड करते समय जो अमाउंट पहले पे कर दिया गया वो सब्सिक्वेंट में क्या रहेगा, ऐसा करने के लिए उसके लिए एग्जेम्प्टेड कंसीडर किया जाएगा। Awarding provided that any amount paid to the accused person under this section shall be taken into account in awarding the compensation। कंपनसेशन अवार्ड करते समय जो पहले कंपनसेशन दिया गया उसके लिए भी अकाउंट में लिया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। नाउ सब क्लॉज 6 ए कंप्लेंट और इन्फॉर्मेंट हु हैज़ बीन द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 2000 rupees may appeal from the order as if such complainant or informant has been convicted on trial by held by such magistrate। उन्होंने सीधा कहा है कि 2000 रुपये से अगर अधिक का कंपनसेशन एक्सीड कर दिया गया है
सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा तो अपील में जा सकता है, और ऐसे मामले की मजिस्ट्रेट की जो अपील करता है वो उसकी है। सब क्लॉज 6 बहुत सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं। सब क्लॉज 7, when an order for payment of compensation to an accused person is made in case which is subject to appeal under subsection 6, the compensation shall not be paid to him before the period allowed. The presentation of the appeal has lapsed, or in appeal is the presented before the appeal has been registered, and where such order is made in case which is not subject to the appeal, the compensation shall not be paid before the expiration of 1 month from the date of the order. एक महीने की डेट जो अपील है उसके बाद 1 महीने से पूर्व वो कंपनसेशन पेड नहीं किया जाएगा, नहीं दिया। Subsection 8. The provision of this section apply to summon case as well as वारंट केस। वारंट केस पर भी अप्लाई होंगे और सम्मन केसों पर भी अप्लाई होंगे। नाउ इन ब्रीफ वी डिस्कस द ट्रायल वारंट केस बाई मजिस्ट्रेट। तो इसमें सबसे पहले 261 से कंप्लाइंस विद द सेक्शन 230 230 की कंप्लाइंस करने के बाद 261 से हमने शुरुआत की। 262 में व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, जब एक्यूज डिस्चार्ज नहीं किया जाता तब क्या होगा। और 263 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है। 264 में कन्विक्शन प्ली ऑफ गिल्टी है, और कन्विक्शन प्ली ऑफ गिल्टी नहीं होता तो 265 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन है, और अगर ये पूर्ण हो जाता है तो एविडेंस फॉर डिफेंस है। तो इस तरीके से हम पूरा लेके आए पुलिस रिपोर्ट पर संसद मामले। अब पुलिस रिपोर्ट से इतर संसद मामले में 267 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन है, और 268 में एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज है। 269 में प्रोसीजर है, एक्यूज नॉट डिस्चार्ज नहीं किया है तो क्या है। 270 में एविडेंस फॉर डिफेंस है, और सी में कंक्लूजन ऑफ ट्रायल है। 271 में एक्विटल और कन्विक्शन है। 272 में ऑब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट के बारे में बताया, और 273 में बताया गया है कि कंपनसेशन किस तरीके से दिया जाएगा, कैसे अवॉइड किया जाए। दैट इज द अबाउट द फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसीजर बिफोर द मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ वारंट एंड पुलिस मामलों में, संसद मामलों पर, और पुलिस से इतर मामलों में संसद वारंट मामलों का विचारणा किस तरीके से होगा, इसके बारे में हमने पूर्ण जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम्मन केस के मामले में मजिस्ट्रेट का ट्रायल किस तरीके से चलता है, और किस धारा से लेकर किस धारा तक हम ये सारे प्रावधानों को डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये डिस्कशन काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा, क्योंकि इन एवरी क्लॉज वी डिस्कस इन विद एक्सप्लेनेशन and with highlighted the modification under the criminal law justice system में जो नए बदलाव हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ, आशा करता हूँ, जय हिंद जय भारत। आज की चर्चा आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी, और इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद जय भारत।